Hello students, this is my another video on database management system. This is MCQ part 2 for IT officer. गाइस इसके अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे 10th लिखे हैं और इसमें से 2 to 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, क्योंकि ये पैटर्न ही पूरा अलग है। मैंने जो पैटर्न बनाया है वो पूरा यूनिक है और अलग अलग तरह से मैंने बनाया है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, आईबीपीएस और एसबीआई एसओ के लिए, जिनका अभी एसबीआई एसओ है 20 को 20 अप्रॉक्स 22 को जनवरी को, तो उनके लिए बेस्ट है। मैं अपकमिंग्स वीडियो में आपको नेटवर्किंग पे वीडियो डालने वाला हूँ, तो उसके अंदर मैं ये ध्यान रखूँगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें रखनी है जिससे एसबीआई एसओ आपके जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। डेटाबेस में मेरे को जितना डालना था मैंने डाल दिया। मेरे पास एक टॉपिक रह गया था नॉर्मलाइजेशन का, तो उसको मैं क्लियर करता हूँ अभी इसी वीडियो में। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन अपने पास आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन हमारे जो डुप्लीकेसी आती है टेबल के अंदर उसको डीकम्पोज करता है, यानी कि उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ता है और उसके रिलेशंस बनाता है। जैसे हमारे पास कोई टेबल है आर उस टेबल को उस टेबल के अंदर जो रो है वो काफ़ी डुप्लीकेटेड है, यानी कि 101 वाली एक रो हो गई, फिर दूसरी वाली भी 101 की हो गई, तीसरी वाली भी 101 की हो गई। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम से। आई थिंक this is a process this is a process of decomposing a main table to a different types of table. One is original table. In original table, so many rows duplicated, or a data redundant. Okay, यानी कि हिंदी मीडियम वाले सुनिए, यानी कि इसमें मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई एक टेबल है जिसके अंदर डेटा, एक ही नाम का डेटा बार बार आ रहा है, और लेकिन जब उसकी आईडी एक है, नाम अलग अलग हो सकता है, उसकी जॉब्स अलग अलग हो सकती है, सैलरी अलग अलग हो सकती है, उसका एड्रेस अलग अलग होता है, या फिर कई बार टेबल के अंदर डेटा ऐसा आता है कि आईडी अलग अलग होती है लेकिन सबके नाम एक जैसे होते हैं, जैसे कि राम 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 हो गया, मोहन श्याम राम। Okay, I think so you get it my point what I exactly say. Okay, तो उसके हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो इस टाइप की टेबल को हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, एक रिलेशन वन एक रिलेशन टू, यानी कि हमने डीकम्पोज कर दिया और हमने जो आईडी जो आईडी रिडंडेंट थी उसकी हमने एक फॉरेन की बना ली। ये मैं नॉर्मलाइजेशन में आगे आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा पूरा, एक टेबल का एग्जांपल लेके। अभी बस ऑरली में बता रहा हूँ, रीज़न ये कि मुझे क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन टू क्लियर करना आपके माइंड में। तो एक्चुअल में डीकम्पोजिंग करते हैं एक मेन टेबल को, यानी कि उसके टुकड़े करते हैं डेटा की रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए। ओके, और यहाँ पे जब नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं डिपेंडेंसी की। तो मैंने यहाँ पे एफडी और एमवीडी लिखा है, तो एफडी और एमवीडी के स्टैंड्स फॉर क्या होते हैं नॉर्मलाइजेशन के टर्म्स में? एफडी का मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी 4 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पे होती है, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, फोर्थ एनएफ। फोर्थ एनएफ तक आते आते हम जब डिपेंडेंसीज को, यानी कि रिडंडेंट डेटा को रिड्यूस करते करते हम 0% पे आते हैं, तो हम फोर्थ एनएफ तक पहुंच जाते हैं। फोर्थ एनएफ के बाद हमें किसी भी तरह की नीड नहीं रहती है किसी भी मेथड को फॉलो करने के लिए, तो वहाँ पे डिपेंडेंसी 0 हो जाती है। ओके, तो उसके बाद अगर डिपेंडेंसी अकर होती है तो वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है, जो कि फोर्थ एनएफ के थ्रू आती है। फिर उसमें आगे फिफ्थ एनएफ, सिक्स्थ एनएफ, है ना, तो ये आगे आगे चलता रहता है, लेकिन ज़्यादातर हमें फोर्थ एनएफ तक ही रिडंडेंसी ज़्यादातर हमें फोर्थ एनएफ तक ही रिडंडेंसी 0 मिल जाती है, तो हमें आगे पहुँचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो एफडी का मतलब यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एमवीडी का मतलब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। मैं आगे एग्जांपल में क्लियर करूँगा नॉर्मलाइजेशन वाली स्लाइड में। ओके, तो इसका आंसर सी है हमारे पास। सेकंड कहता है कि विच वन मेथड फॉलोज टू रिजॉल्व। देखिए, जब हमारे पास कोई टेबल है उसके अंदर एक ही डेटा बार बार आ रहा है, या आईडी उसकी डिफरेंट या आईडी कभी कभी सेम है, तो आप खुद मुझे ये चीज़ सोच के बताइए कि अगर 101 नंबर की एक रो है और दूसरी नंबर की जो रो है उसका भी आईडी 101 है और तीसरे की भी आईडी 101 है, लेकिन तीनों आईडी जब आईडी सेम है लेकिन तीनों के जो नाम हैं डेटा टेबल के अंदर जो नाम है तीनों के, वो तीनों अलग अलग है। अगर मैंने ये लिखा है कि मुझे एक रो डिलीट करनी है जिसकी आईडी 101 है, तो मुझे बताइए डिलीट कौन सी होगी? तीनों हो जाएगी ना। तो इसलिए मैं उस टेबल को
डिकम्पोज करता हूँ, यानी इसको टेबल को टुकड़ों में तोड़ता हूँ और इसकी की फॉरेन की बनाता हूँ। ओके, तो ये जो मेथड है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ डीकम्पोजिशन के लिए, तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस वो किस में होता है, नॉर्मलाइजेशन। ओके, तो इसमें से क्या आंसर होगा आपका, नॉर्मलाइजेशन। और मैंने जो डी जो यहाँ ऑप्शन लिखा है उसको मैंने फोर्स मतलब कुछ जानबूझ के लिखा है, क्योंकि ओ पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है। डेटा माइनिंग का टॉपिक है जिसमें आपको ये पूछते हैं कि ओ स्टैंड फॉर OLAP स्टैंड फॉर, तो ओ का मतलब यहाँ पे होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, और OLAP का मतलब होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ए है। थर्ड पे मैं पहुंचता हूँ। ट्रंकेट स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता है ट्रंकेट कहाँ आता है, ट्रंकेट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है। ओके, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ट्रंकेट आता है जो कि क्या करता है, पूरी टेबल के डेटा को डिलीट करता है। जबकि डिलीट क्या करता है, इंडिविजुअल रो को डिलीट करता है। ट्रंकेट हमारे काम आता है डिलीट करने के लिए। किसके लिए काम आता है, डिलीट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो फोर्थ क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो EF कोड का नाम है इडगर एफ कोड। ये एक साइंटिस्ट था जिसने रिलेशनशिप मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर, जिसने टोटल 13 रूल्स प्रोड्यूस किए थे। उसमें से हम जो 13 बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली में 1 से 13 है। और यहाँ पे जब टेक्निकली बोलते हैं तो कोड रूल्स 12 बोलते हैं। जब भी आप डेटाबेस या किसी DBA के साथ बातचीत करते हो तो वो कभी अगर टेक्निकली वर्ड बोले कोड रूल्स 12, उसमें से 8 नंबर रूल्स क्या था, कोड रूल 12 उसमें से 5th नंबर का क्या था, तो इसका मतलब वो 12th जो है वो टोटल 13 है। यानी कि यहाँ 12th में इंडेक्सिंग 0 से 12 हुई है, तो टोटल डेटा कितना हुआ, 13। टोटल इंडेक्सिंग 13 हो गई ना। तो इसलिए हम इसको, उसने प्रोड्यूस तो किया 13 रूल, लेकिन उसको बोलते क्या है, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कोड रूल्स 12। ओके, मैंने बोल्ड लेटर्स में नोट में भी लिखा, आप देख सकते हैं। जबकि ऑरेकल जो फॉलो करता है वो 8.5 फॉलो करता है 13 रूल्स में से। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा फोर्थ का, हाउ मेनी रूल्स प्रोड्यूस बाय EF कोड, 13, 12, 11, 4। उसने कितने प्रोड्यूस किए थे, 12 प्रोड्यूस किए थे, 0 से 12। ओके, तो टोटल मिला के 13, तो इसलिए हम कोड रूल्स 12 बोलते हैं। आई होप सो you get it my point. Okay, and I jump to another question on normalization form also. जब हम फर्स्ट NF को जब कीज़ को रिड्यूस करते हैं कि भाई अब कीज़ हमारे पास हट गई है, when I come from second NF and after that I come from 3NF and after that I come from 4th NF, so my redundancy, my dependency totally 0%. Okay, क्वेश्चन ये कह रहा है कि a 3NF relation split into a 4NF, मतलब 3NF relation 3NF relation is split into 4NF कब होता है, जब वो तब होता है जब उसके पास कोई भी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू डेटा नहीं हो। ओके, तो इसका आंसर होगा बी ऑब्वियसली, क्योंकि जो रिमूव करता है ओवरलैपिंग कंपोजिट की, रिमूविंग मल्टी वैल्यूड, ये सारे फर्स्ट NF सेकेंड NF में होता है। 3 से 4th पे जाते टाइम उसको क्या करता है, सारी रिलेशंस को splitting into the relations which do not have more than one independent multi-valued dependency. Okay, तो इसका आंसर फोर्थ होगा, आई एम सॉरी, इसका आंसर बी होगा। ओके गाइस, फिफ्थ का आंसर बी होगा। सिक्स्थ को मैंने बोल्ड किया है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और किसी को पता भी नहीं होता है इसके बारे में, और ये कभी कभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में मतलब IBPS SBI में आते रहते हैं। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप कैन स्टोर ए मैक्सिमम डेटा, किसी को नहीं पता। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको देखना चाहिए। डेटा टाइप्स के ऊपर है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली मेमो ही होता है। ओके, और एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा जो मैं जब कॉलेज टाइम में पढ़ता था तो मुझे काफ़ी क्वेश्चन अच्छा लगता था, तो मैंने ये डाला है और ये कहीं ना कहीं पूछा भी गया है। तो जब भी हम फोटोग्राफ जो होती है एम्प्लॉयज़ की, जब हम सॉफ्टवेयर पे कभी काम करते हैं तो उसमें पूछते हैं कि फ़ोटोग्राफ जो आप डेटा टाइप लोगे किस टाइप का लोगे, तो उसमें कभी स्टूडेंट्स वेयर केयर लेते हैं, कोई इंटीजर लेते हैं, मेमो लेते हैं, लेकिन वो प्रोसीड नहीं हो पाती आगे। तो इसका एक्चुअल टेक्निकली में हम लेते हैं OLE, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ओके गाइज, क्वेश्चन 8 पे मैं फटाफट आता हूँ। क्वेश्चन 8 कुछ नहीं है, बहुत ईजी है,
आपने मॉडल्स यानी लेवल्स पढ़े होंगे। लेवल्स में आपने क्या क्या पढ़े? इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल, व्यू, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल को हम कॉन्सेप्चुअल लेवल बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो मुझे ये बताइए लॉजिकल पार्ट पे क्या क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इंट्रैक्शन होता है। वो हाई लेवल लैंग्वेज कौन काम कर सकता है, उसके ऊपर कौन काम सकता है? क्या एंड यूजर काम करेगा, क्या क्लाइंट काम करेगा, क्या डेटाबेस व्यूअर हमारा काम करेगा? नहीं ना, तीनों नहीं करेंगे तो काम कौन करेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो चेक करता रहेगा, लॉजिकली एक्सपर्ट्स को चेक करेगा हमारे कॉन्सेप्चुअल लेवल में। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऑब्वियसली बी ही होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको पहले वीडियो या सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि दो टेबल्स है, एक टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की है और वही प्राइमरी की दूसरी टेबल में काम आते हैं तो उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडर इसको सेट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स दैट हैज़ अ मैचिंग और सेम एट्रीब्यूट्स। मतलब कि ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट्स है जो कि सेम हो? एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं? कॉलम भी बोलते हैं, है ना, फील्ड भी बोलते हैं, और रो को क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। तो जब कॉलम्स के अंदर दो डेटा हमारे पास एक जैसे मिलते हैं, मतलब कि फॉरेन की जैसे कि आईडी होगी एस आईडी, और दूसरी टेबल में भी एस आईडी है, तो एस आईडी जो पहले वाली टेबल में प्राइमरी की है, सेकंड वाली में एस आईडी हमारे पास क्या है? फॉरेन की है। तो जब ये सेम एट्रीब्यूट अगर मिलता है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? फॉरेन की से। तो फॉरेन की सेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स दैट हैज अ मैचिंग और सेम एट्रीब्यूट्स। ओके गाइस, तो इसका आंसर बी होगा। 10th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं काफ़ी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में कैसे आ सकता है। क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अंडरस्कोर फॉर इंटरेक्शंस। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? डेटा डिक्शनरी को क्लिक करते हैं। गाइस यहाँ डेटा डिक्शनरी आंसर नहीं हो सकता। डीबीएमएस हो सकता है, लेकिन डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है। ऑरेकल एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोडक्ट भी है कंपनी का। एसक्यूएल, एसक्यूएल हम काम में लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? एसक्यूएल। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हम जो है उसमें डिपेंडेंसी जो होती है, डिपेंडेंट होता है, उसको इंट्रैक्शन के लिए हम उसको नहीं लेते। यानी कि एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैं क्वेश्चंस जो समझाना चाहता हूँ मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, मैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर इसको और अच्छे से समझाऊंगा एक एग्जांपल लेके, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ नोट लिखा है, ताकि मैं एग्जांपल अगर मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नोट लिख दिया यहाँ पे कि जो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस दैट नॉट डिपेंड्स अपॉन एसक्यूएल इंटरेक्शन, सो एप्लीकेशंस दैट आर नॉट एसक्यूएल क्लाइंट कैन वर्क विद दिस टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ओके, मतलब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एसक्यूएल जो क्लाइंट होता है कैन वर्क विद दिस डेटा टाइप। मतलब वो सिर्फ डेटा टाइप जो होती है किसकी? डेटाबेस की, उसके साथ काम करता है क्वेरी को यूज़ करते हुए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को काम नहीं लेता है। ये काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? डेटा डिक्शनरी को पार्ट यहाँ सेलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं डेटा डिक्शनरी के साथ काम नहीं किया जा सकता। डेटा डिक्शनरी के साथ काम किया जा सकता है, लेकिन एसक्यूएल क्वेरी यानी वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गाइस समझ में आ रही चीज़ें क्या कह रहा हूँ मैं? इस पॉइंट को क्लियर करूँ माइंड के अंदर, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो मैं जो नेक्स्ट जो स्लाइड डालूंगा नेटवर्किंग पे और नॉर्मलाइजेशन पे, वो काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्पेशली एसबीआई एसओ जिनका अभी एग्ज़ाम है 20 जनवरी को। सो गाइज ऑल द बेस्ट, एंड आप देखते रहिए वीडियोज़। थैंक यू सो